Hello everyone. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 12th of January. So there are certain news which we are going to discuss on the first page. The first news is rupees 2,600 crores incentive for banks to promote digital payments. So as we are already aware कि our honorable Prime Minister is of the view, is of the opinion, is of the vision कि हमें digital payments या digitally हमको बहुत यहाँ कहीं ना कहीं आगे बढ़ना because that is the need of the hour. जिस तरीके से हम यूपीआई का कहीं ना कहीं देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इन द सेम वे रुपे डेबिट कार्ड्स को किस तरीके से सरकार यहाँ पर प्रमोट कर रही है. सो इन द सेम वे यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है कि 2600 करोड़ रुपीस का कॉर्पस यहाँ पर दिया है. किसके लिए होगा ये बैंक्स के लिए होगा, सो दैट बैंक्स क्या कर सके, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उनको और ज्यादा प्रमोट कर सके कि जो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट्स है, वो डिजिटली और ज्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन करें. और ये 2600 करोड़ का कॉर्पस कहीं ना कहीं इस वजह से भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. रीजन भी कि अदरवाइज बैंक्स को खुद को यहाँ पर कहीं काफी सारा जो एक्सपेंसेस है वो बियर करना पड़ता था. सो यहाँ पे मैं कौन से एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात हो रही है मर्चेंट डिस्काउंट रेट. सो व्हाट इज दिस मर्चेंट डिस्काउंट रेट? सपोज कोई बिजनेसमैन है, कोई शॉपकीपर है, उनको यहाँ पर जो अपना ट्रांजैक्शन है या पीओएस मशीन के थ्रू यहाँ पर उनको डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट अगर एक्सेप्ट करना है तो वो पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको एक फीस देनी पड़ेगी. वो अल्टीमेट फीस बैंक्स में चार्ज करेगा, जो पेमेंट एग्रीगेटर है वहां पर वो चार्ज करेगा, और रुपए जो है वो चार्ज. तो देयर आर थ्री पार्टीज. सो दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हेजिटेट कि अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से की सर्विस अगर मैं फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा तो अल्टीमेटली होगा क्या कि मुझे पेमेंट इसका करना पड़ेगा, दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट. सो इससे कहीं ना कहीं जो 2600 करोड़ का जो कॉर्पस यहाँ पर सरकार ने अप्रूव किया है, दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प इन फैसिलिटेटिंग मोर एंड मोर डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन इन द कंट्री. ठीक है. सेकंड न्यूज, दिस इज अ लीगल अपडेट. सो व्हाट द टाइटल ऑफ द न्यूज सेज, okay, so vice president says court can't dilute parliament's sovereignty. so यहाँ पे हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट है और राज्यसभा के जो चेयरमैन है श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी. और उन्होंने और हमारे जो लोकसभा स्पीकर है श्री ओम बिरला जी, उन्होंने 83rd ऑल इंडिया यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, दैट वाज हेल्ड इन जयपुर, राजस्थान. So both the Lok Sabha members, Lok Sabha chairman and Lok Sabha speaker and Rajya Sabha chairman, both these persons belong to Rajasthan only, and they are addressing this. जहाँ पे अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है वो भी वहाँ मौजूद थे. So यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पर क्या बात रखी कि जो कानून है या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा या कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेपोटिज्म काफी सारे यहाँ पर हमने जजेस में, या जिस तरीके से यहाँ पर हमारे देश में हमने देखा कि कॉलेजियम सिस्टम है, तो उसकी वजह से जो सिचुएशन हो रही है कि जिस तरीके से जजेस जो है वो एलिवेट करते हैं और फिर बाद में उसको रेकमेंड करना पड़ता है, इस तरीके की सिचुएशन हो रही है. बट पिछले कुछ समय से जिस तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट है वो जिस तरीके से स्टांस रहा है, और जो जगदीप धनखड़ जी है वो भी बार काउंसिल के राजस्थान के यहाँ पर अध्यक्ष भी रह चुके, तो उनका काफी वेराइड एक्सपीरियंस रहा है. तो उन्होंने हमने स्टार्टिंग में देखा था जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर है श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है एनजीएससी को जिस तरीके से हटा दिया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर मनमानी चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी का भी यही मानना है कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई बिल लाया जाता है या बात की जाती है, उसको भी यहाँ पर उसमें भी क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा यहाँ पर जुडिशियल के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है. इसी वजह से टाइटल क्या कहता है, दैट इवन कोर्ट्स कांट डाइल्यूट पार्लियामेंट सोवरेनिटी. दैट मींस कि जो पार्लियामेंट के द्वारा जो बिल लाया गया उसको कोर्ट कैसे मना कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन लोकसभा मेंबर्स की अगर बात करें तो उनको जनता ने चुना है, और राज्यसभा के मेंबर्स है उनको भी यहाँ पर जो एमएलए एमपी जो रहते हैं वो वोट करके पहुंच जाते हैं. तो दैट इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ इंडिया, राइट. लोअर हाउस एंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा राज्यसभा. तो कोई बिल अगर वहां पे पास होता है तो उसमें कैसे यहाँ पर जो है कोर्ट जुडिशरी हस्तक्षेप कर सकता है. सो अगर हम बात करें कि अभी रिसेंटली जब डिमोनेटाइजेशन में भी जब 4:1 मेजॉरिटी रूलिंग यहाँ पर आई थी फॉर द गवर्नमेंट, तब भी यहाँ पर काफी ऐसी वॉइसेस थी कि ये जो चीज थी इसमें पर्टिकुलर यहाँ पे कोई ऐसा मत ही नहीं था कि यहाँ पे जिस तरीके से जुडिशरी यहाँ पर इंटरव्यू करे. बट ये एक मुद्दा नहीं, काफी सारे मुद्दे. तो एक और चीज यहाँ पे बात की जगदीप धनखड़ जी ने, दैट इज अबाउट एनजीएससी बिल, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में, जिसको 2014 में इनिशिएट किया गया था. फिर बाद में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही यहाँ पे इसके ऊपर रोक लगा दी गई और उसको कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड यहाँ पे ठहरा दिया गया. सो
अभी अगर हम देखें अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, वो कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस, राइट। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम में 5 मेंबर कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है, और उस कमेटी में जो है पांचों जजेस होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वही रिकमेंड करते हैं। तो 2014 में जो एनजेएसी बिल आया था, उसकी बात की थी, उसमें बेसिकली क्या था कि उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उसमें रहेंगे, प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहेंगे, फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर रहेंगे, और 2 डिस्टिंग्विश्ड पर्सन रहेंगे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। तो एनजेएसी बिल में ये बात थी, बट उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया बाय द देन सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन क्या है, कि ऐसा काफी समय से ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा आरोप है कि आप जब आप बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा या इलेक्शंस की बात करते हैं, तो काफी सारी सीट्स रिजर्व रहती है, और कहीं ना कहीं काफी सारी सीट्स रिजर्व रहती है एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए। तो उसका कारण ये है कि ताकि सभी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके, और हेट्रोजेनिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इवन लोकसभा और राज्यसभा में भी रहे। सो वो बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे 3 तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। पहला तरीका ये कि आपने कोई एग्जाम दिया, स्टेट जुडिशियल एग्जाम, उसके थ्रू आप एलिवेट होते हैं, बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसमें बहुत स्लोली यहाँ पर एलिवेशन होता है। दूसरा तरीका, जिस तरीके से अभी एलिवेशन मोस्टली हम देखते हैं, मेजोरिटी एलिवेशन कैसे होता है, आप बार में रहे, आपने 8 से 10 साल का आपको एक्सपीरियंस है एज ए लॉयर, और आपको डायरेक्टली यहाँ पर जज यहाँ पर बना दिया जाता है। और तीसरा तरीका है कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन, बट ऐसा हम बहुत कम देखने को मिलता है। सो मेजोरिटी जो देखा जाता है वो क्या होता है, सेकंड तरीका, सेकंड वे, दैट इज कि ये खुद ही अपॉइंट करते हैं, और जो ऑलरेडी बार के मेंबर्स है उनको अपॉइंट किया जाता है, और उन लोगों के द्वारा, उन जजेस के द्वारा ना कोई एग्जाम पास किया जाता है, बट रीजन भी कि वो उस कम्युनिटी से है, वो इतने समय से काम करे, इस वजह से एलिवेट कर दिया जाता है। तो ऐसा हमने जब अभी रिसेंटली हमने देखा था, जब विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा था राज्यसभा, तब भी इसमें काफी बहस हुई, और तब भी अपोजिशन ने इसमें वॉकआउट किया था, और जगदीप धनखड़ जी ने तब भी इसके बारे में रिएक्टिवेट किया था। तो वही चीज फिर से यहाँ पर आई है, और यहाँ पे क्लियरली ये इस तरीके का इंस्टांस यहाँ पर दिख रहा है गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का। तो वो इस पर बहुत सीरियस है, उस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जजेस का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है वो अपने आप में गलत है। फ्री एंड फेयर यहाँ पे ऑन द मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ये होना चाहिए, बट अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और ना केवल जो जगदीप धनखड़ जी उन्होंने बात करी, बट इवन जो हमारे लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, उन्होंने भी इस चीज को कहीं ना कहीं अपनी बात रखी कि ये जो जुडिशियल में कहीं ना कहीं जो हो रहा है इसमें कुछ चेंजेस करने की यहाँ पर आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दैट इज RRR's नाटू नाटू विंस गोल्डन ग्लोब अवार्ड। सो कल ही हमने देखा जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी बधाई दी, और काफी सारे फिल्म एक्टर्स ने बधाई दी कि हमारी जो तेलुगु फिल्म है RRR, उसी का एक जो सॉन्ग है, बहुत फेमस सॉन्ग है, दैट इज नाटू नाटू, उसको यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। सो यहाँ पे जितने भी इस फिल्म से एसोसिएटेड लोग थे उन सबको बहुत बहुत बधाई यहाँ पर दी, सभी बड़े बड़े लोगों ने। और कहीं ना कहीं इससे दर्शाता है कि किस तरीके से हमारा जो क्योंकि अभी अगर लास्ट हम देखते तो अगर इतने बड़े लेवल पे जिस तरीके से ऑस्कर ने हमारी स्लमडॉग मिलियनेयर यहाँ पर फिल्म गई थी, तो यहाँ पे जीता इन द सेम में RRR जो फिल्म है उसको भी 2 कहीं ना कहीं कैटेगरी के लिए मतलब उसमें लेके गए थे गोल्डन ग्लोब पे, दैट इज जिसके लिए हम जीते ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और एक बेस्ट मूवी के लिए, बट उसमें हम नहीं जीता, बट ये जो कैटेगरी इसमें हमने जीता अवार्ड जीता। और ऑस्कर की अगर बात की जाए और इस अवार्ड की बात की जाए तो मेजरली डिफरेंस ये होता है कि ऑस्कर में क्या होता है कि जो लगभग जैसे ऑस्कर में यहाँ पे केवल फिल्म्स की बात होती है, बट यहाँ पे फिल्म्स की बात भी होती है, ये जो अवार्ड है गोल्डन ग्लोब, और इसी तरह से टीवी शोज की को भी इसमें कहीं ना कहीं अवार्ड्स दिए जाते हैं। सेकंड थिंग, ऑस्कर में जो मतलब रिजल्ट अनाउंस होता है या जिस तरीके से जूरी रहती है उसमें कौन होते हैं, अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है, तो उसी से एसोसिएटेड डायरेक्टर्स रहते हैं मेजोरिटी, और लगभग 6000 लोगों की एक कमेटी रहती है, वो डिसाइड करती है ऑस्कर में। बट यहाँ पे जो है वो बेसिकली गोल्डन ग्लोब में जो क्रिटिक्स होते हैं, जो पिक्चर को रिव्यूज करते हैं, उनके द्वारा नियरली 90 मेंबर्स का ग्रुप होता है, वो इसमें डिसाइड करता है। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पे RRR का जो नाटू नाटू जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, फेमस सॉन्ग है, और RRR फिल्म की बात करें तो 1200 करोड़ से ज्यादा का इसने बिजनेस किया है, और 4th सबसे लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन ये मूवी रही है। तो ये बहुत देखना बहुत दिलचस्प होगा, रीजन भी कि 24 जनवरी को
जो ऑस्कर की लिस्ट है वो भी यहाँ पर आने वाली है कि ऑस्कर में कौन कौन सी मूवीज जाएगी। तो वी आर होपफुल कि जिस तरीके से गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ये अवार्ड शोज में हमको यहाँ पर जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का यहाँ पर अवार्ड मिला है, इन द सेम वे कि RRR फिल्म और इसके जो गाने हैं जो बहुत यहाँ पर फेमस हुए, तो हम आने वाले समय में कुछ ही दिनों में ऑस्कर में भी देख सकते हैं कि शायद इफ एवरीथिंग गोज फाइन तो ये फिल्म या और हमारी हिंदी फिल्म जो है बॉलीवुड फिल्म, तेलुगु फिल्म, ये यहाँ पर आ सकती है। चलिए देन so this is state news, but the reason why I have highlighted this because of the system, that is NMMS, that is Bihar to fix glitches in मनरेगा e-attendance system. So यहाँ पे सरकार ने इसी साल से 1 जनवरी से 2023 से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम कंपलसरी कर दिया। सो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है? ये ऐसा ऑनलाइन सिस्टम होता है जिसके थ्रू दोज पीपल हु आर वर्किंग इन मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, तो उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो काफी बार हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे देयर सर्टेन पीपल हु हैड डाइड बट स्टिल उनका पेमेंट यहाँ पे सरकार के द्वारा किया जा रहा है, एंड इवन देयर आर पीपल हु आर नॉट कमिंग, दे आर जस्ट पुटिंग देयर अटेंडेंस ऑन द मस्टर रोल और ऑन द अटेंडेंस शीट और ऑन द रजिस्टर एंड दे आर गोइंग। सो ऐसे बहुत से इंस्टांसेस, काफी सारी शिकायतें ऐसी आई थी, तो इसीलिए सरकार यहाँ पे काम कर रही थी कि अब क्या करना चाहिए, हमें डिजिटली उसको पूरा करना है। तो सरकार ने पिछले साल इसको इनिशिएट किया था और नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया था और 1 जनवरी 2023 इसको कंपलसरी कर दिया कि अगर आप गांव मनरेगा के लिए काम के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, आपका बैच कोड आएगा, उसके अंदर प्रॉपर फोटोग्राफ आपकी क्लिक होगी और वो भी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में आप उस पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर सिस्टम लाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉट ओनली बिहार, यहाँ तो बिहार के मुजफ्फरनगर की यहाँ पे बात की गई, बट ऐसे काफी सारे स्टेट्स में हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, या तो नेटवर्क इशू आ रहे हैं या जिस फोन्स के थ्रू यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है वो प्रॉपर्ली चार्ज नहीं है, तो ये टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार यहाँ पे मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम कर रहा है कि किस तरीके से जो इश्यूज है NMS जो है दैट इज नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से रिलेटेड उसको जल्द से जल्द यहाँ पे रिजॉल्व किया जाए, सो दैट जो लोग इससे, बिकॉज इफ दिस समवन जो काम पे गया है बट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस उनका जो है प्रॉपर मस्टर रोल पे ऑनलाइन सिस्टम में यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए फाइनेंशियल लॉस भी है। सो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर नॉट ओनली बिहार गवर्नमेंट बट अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स which are facing such an issue, they are doing work with respect to this system. Okay, then we come down to the state part. So this news about the Nagaland. So नागालैंड में क्या होना है अभी नेक्स्ट मंथ यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शंस हुए, हालांकि इसका अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ डेट्स का। सो हुआ सेटल नागा पॉलिटिकल इश्यूज बिफोर पोल्स सेट बाय ट्राइबल बॉडीज। सो 2018 में जो नागालैंड में चुनाव हुए थे तब भी यहाँ पर सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का यह मानना था कि हम जितने भी नागालैंड से रिलेटेड इश्यूज है, क्योंकि नागालैंड में बहुत सी कम्युनिटीज ऐसी है, स्पेशली NSC एंड IN, उनका ऐसा मानना है कि हम तो एक सेपरेट फ्लैग चाहते हैं, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, उनके अलग अलग डिमांड्स हैं। इसी की वजह से जो यूनियन होम मिनिस्टर है उनका काफी फोकस रहा है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफी लाए जा रहे हैं, और जो अफ्स्पा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो वहाँ पे इंप्लीमेंट होता है उसको भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है, सो दैट नॉर्मल सी वहाँ पर लाया जा सके, क्योंकि काफी सारे ऐसे छोटे छोटे इलेक्शन जिसकी बहुत अपनी अपनी डिमांड्स हैं। तो इसी वजह से नागालैंड में काफी समय हम देखते हैं कि इंसर्जेंसी रहती है। तो इसी वजह से अभी नागालैंड के नियरली 15 ट्राइब्स हैं, उन्होंने यहाँ पर बात अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है कि हम चाहते हैं कि नागालैंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये इलेक्शन में कहीं ना कहीं सरकार का वादा था यूनियन गवर्नमेंट का कि हम जल्द से जल्द जितने भी इश्यूज उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट अभी तक कोई ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ इश्यूज रिजॉल्व हुए। हालांकि हमने देखा जिस तरीके से नागा पीस प्रोसेस में जो इंटरलॉक्यूटर थे RN में भी उन्होंने मीडिएट किया, बट उनके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगे, और अभी जो तमिलनाडु के गवर्नर भी है कि उनका कहीं ना कहीं सरकार के साथ वो सरकार का पक्ष ज्यादा रख रहे हैं, वो हमारी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नागा जो कह सकते हैं नागा फोर्सेस जो है या उनके जो लोग हैं उन रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका ऐसा मानना था। उसी के बाद जो इंटरलॉक्यूटर वो चेंज किए गए और मिस्टर AK मिश्रा जी को यहाँ पर इंटरलॉक्यूटर बनाया गया। तो इन सब के बारे में यहाँ पर बात है, बट हाँ नागा पीस प्रोसेस की बात की जाए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेकंड थिंग कि अफ्स्पा क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की किस तरीके से अफ्स्पा इंप्लीमेंट किया जाता है और क्या स्पेशल पावर्स दी जाती है और किस किस रीजन में यहाँ पर जो है अफ्स्पा को इंप्लीमेंट अभी भी किया गया है। सो हमने रिसेंटली हमारे पिछले एग्जामिनेशन में भी इस रिलेटेड अफ्स्पा से रिलेटेड मैसेजेस देखे।
चलिए, so the first news on the state page, after Joshimath cracks in Aligarh houses leave residents in panic. So यहाँ पे क्या हुआ है, जोशीमठ का इंसिडेंट हमें ऑलरेडी पता है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में भी हुआ है, और जहाँ पे सरकार काम कर रही है किस तरीके से जो क्रैक्स वहाँ पर आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करते हुए, और उसमें यहाँ पर मरम्मत की जा रही है, और कोई बिल्डिंग्स ऐसी है जो थोड़ी सी अंडर सस्पेशन है कि ये कहीं पे डैमेज ना हो जाए या गिर ना जाए, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। सो इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, वहाँ पे भी कुछ जगह पे इस तरीके के इंसिडेंट्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि कुछ घरों में क्रैक्स आ रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अथॉरिटीज है या जो लोग हैं, दे आर ऑलरेडी अंडर पैनिक कि अभी रिसेंटली जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, या जो टैप कनेक्शन के लिए चीजें की जा रही है, उन चीजों की वजह से, उन वेलफेयर स्कीम्स की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे हम देख रहे हैं, कुछ घरों पे हम देख रहे हैं इस तरीके के क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो उसी तरीके का कंसर्न जो जोशीमठ में देखने को मिल रहा है, और जोशीमठ में रीजन हमने पहले भी देखा कि जो हाई ऑल्टीट्यूड है, बाकी सारे रीजन है, उसकी वजह से इस तरीके के इश्यूज वहाँ पर हो रहे हैं। तो ये छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे अलीगढ़ में। ओके, सो यहाँ पे हमने कल भी डिस्कस किया था, और आज भी एक एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि तमिलनाडु और जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है और तमिलनाडु की के जो चीफ मिनिस्टर, उनके बीच में किस तरीके से यहाँ पर जो जिस तरीके से रिजोल्यूशन पास किया गया और जिस तरीके से वॉकआउट हुआ बाय द गवर्नर। सो यहाँ पे तमिलनाडु के जो स्पीकर है अपाऊ, तो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि एमके स्टालिन जी जो है उनके द्वारा जिस तरीके कंडक्ट किया गया वो बहुत सही कंडक्ट था, स्पेशली रीजन थी जो सिचुएशन हमारे यहाँ पे। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे लिखा कि स्टालिन अपहेल्ड द डिग्निटी ऑफ असेंबलीज इन ऑल स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर है तमिलनाडु के, उनका ऐसा मानना है कि बेसिकली होता क्या था, आप हमेशा से देखते कि जो स्पीच, क्योंकि जब जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो अपनी स्पीच अपनी बात रखते हैं, तो ऑलरेडी वो रिटन डॉक्यूमेंट रहता है और वो टेबल पे चला जाता है सभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, एमएलएस के पास, और फिर वो उसको पूरा रिएक्टिवेट करते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ था, जिस तरीके से कुछ प्रोमिनेंट चीजों को यहाँ पर स्किप किया गया बाय द करंट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु श्री आर एन रवि जी, तो वो अपने आप में गलत है, और इसमें जिस तरीके से रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया गया बाय एमके स्टालिन जी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सही स्टेप था। ये यहाँ पे जो है तमिलनाडु के जो स्पीकर है उनका ऐसा मानना है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़, बट इसके बाद और हम डिस्कस करेंगे कि किसका फॉल्ट है, क्या ये पहली बार हुआ। यहाँ पे भी बता रखा है कि हमने 1965 में भी देखा था कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर के द्वारा इसी तरीके का यहाँ पर जो है डिसीजन लिया गया था, उन्होंने भी यहाँ पर वॉकआउट किया था। So this was about the investors meet which has been going on in Indore in Madhya Pradesh, and Modi Chauhan group investors to take part in the growth story. On the editorial part, the first opinion is reckless spree. Authorities must heed signs and people living near mines dens. So यहाँ पे ऑथर ने जो है स्टार्ट किया है जो सिचुएशन हमारे देश में हो रही है, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू जोशीमठ, जो अभी हम देख रहे हैं उत्तराखंड में कि क्रैक्स आ रहे हैं। उसके बाद सरकार क्या कर रही है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको सेफ जगहों पे यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऑथर का ऐसा मानना है कि अगर हम डेवलपमेंट का एजेंडा यहाँ पर लेके चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट द प्रॉब्लम इज कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि जो आप हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, या जिस तरीके से हमारी आप माइंस के लिए बड़े से बड़े पहाड़ों को हम देखते हैं कि इस तरीके से काट दिया जाता है, ब्रिज बनाने के लिए इस तरीके से फॉरेस्ट को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाता है। तो दिस शुड बी डन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कहीं ना कहीं डिप्लेट करो या उनको कहीं ना कहीं खत्म करो। तो ये यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर काफी सारे स्टेट्स का, गुजरात का और कुछ और स्टेट्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स की वजह से हम देखते हैं। बेहसाना का बताया कि हाइड्रोकार्बन का प्रोजेक्ट, कोलकाता की यहाँ पर बात की है, भूलकुंडा की यहाँ पर बात की है, झालिया की बात की है। इन जगहों पर भी हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि बिकॉज ऑफ द वर्क, द डेवलपमेंट वर्क विच हैज बीन गोइंग ऑन, तो उसके बाद भी किस तरीके के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं कि वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार काम कर रही है, ये ऑथर ने बात करी। बट ऑथर का ये भी मानना है कि अगर इट शुड बी डन बट प्रॉपर थरो रिसर्च यहाँ पे होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या उसका यहाँ पर लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, जिस तरीके का इम्पैक्ट या अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं स्पेशली इन जोशीमठ। तो उस चीज़ को यहाँ पर ऑथर ने रिएटरेट किया और कुछ एग्जांपल्स दिए कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसे पहले भी इंसिडेंट्स हुए और नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए, उनको भी यहाँ पर ऑथर ने बात की। Then the second editorial that we are going to discuss. So what the title says, okay, China's oil gambit in Taliban's Afghanistan. So अभी हमने देखा
कि जिस तरीके से यहाँ पर एक डील साइन की गई बाय द शिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी एंड तालिबान। सो वी आर ऑलरेडी अवेयर कि लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। 15 अगस्त 2021 को जैसे ही यहाँ पर यूएस ट्रूप्स ने लीव कर दिया था 1 अगस्त को, तो 15 अगस्त को विदिन 15 डेज यहाँ पे तालिबान ने जो है सेकेंड टाइम अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया और अभी भी वहाँ पर वो रूल पे। तो यहाँ पे अभी यहाँ पर पहली शिनजियांग में क्या हुआ है कि चाइना के द्वारा और जो तालिबान है उनके द्वारा एक ऑयल डील रफली $560 मिलियन की यहाँ पर 540 मिलियन की एक डील यहाँ पे साइन की गई। तो उसी के बारे में ऑथर ने बताया कि इसके द्वारा चाइना करना क्या चाहता है। चाइना के काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। तो एज पाकिस्तान बॉर्डर्स ऑफ किलोमीटर बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान, तो वो जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। तो चाइना का अगर हम स्टांस देखें तो जब से यहाँ पे अफगानिस्तान ने यहाँ पर सरकार बदली, तालिबान आया, तो चाइना ने यहाँ पर फुली यहाँ पर सपोर्ट किया है। हालांकि चाइना ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दिया तालिबान गवर्नमेंट को, बट चाइना इज आइंग फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज जो अफगानिस्तान में है। सो इसी वजह से यहाँ पर चाइना ने काफी बार मीटिंग्स की है। इवन जब 15 अगस्त 2021 को सरकार चेंज हुई थी, बदली थी, तब भी हमने इसी तरीके के इंसिडेंट देखे थे कि काफी मीटिंग्स यहाँ पर जो है उस समय की जो गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट जो है और अभी जो चाइना में सरकार है उनके बीच में यहाँ पर बातचीत हुई है कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट और ज्यादा यहाँ पर कर सकें। बट यहाँ पे चाइना का जो है स्पेशल फोकस डेफिनेटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरीके से पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान है और पाकिस्तान है उनके दोनों के बीच में इस तरीके का फाइट चल रहा है, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ये आगे सिचुएशन जाएगी। और एक और चीज कि यहाँ पे ऑथर ने सेंट्रल एशियन रीजन की बात की कि सेंट्रल एशियन रीजन में यहाँ पर चाइना को अपना जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं और मजबूत करनी। ऑलरेडी चाइना के जिस तरीके के रिलेशन है और सेंट्रल एशियन रीजन में इंडिया भी काफी कोशिश कर रहा है कि इंडिया किस तरीके से और बेटर सेंट्रल एशियन रीजन में, क्योंकि हमने जब हमारे पिछले साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था तब भी हमने जो सेंट्रल एशियन रीजन की जो कंट्रीज है दैट इज कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उन सब के प्रेसिडेंट्स को इनवाइट किया था पिछले साल 2022 में एज ए रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। बट उस समय हमने देखा था हमारे देश में कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे थे, तो उसके बाद वो वर्चुअली यहाँ पर एड्रेस हुआ था। उसको फर्स्ट सेंट्रल एशियन डायलॉग भी कहा जाता है और पीएम मोदी ने भी यहाँ पर वर्चुअली और बाकी सारे लीडर्स ने भी वर्चुअली एड्रेस किया था। सो सेंट्रल एशियन रीजन हमारे देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमारी पकड़ रहे और रिलेशन अच्छे रहे इन सब देशों के साथ। तो यहाँ पे चाइना भी वही कर रहा है, सेंट्रल एशियन रीजन में और अपने डोमिनेंस यहाँ पर दिखा रहा है, तो उसी के बारे में भी यहाँ पर ऑथर ने बताया। प्लस यहाँ पे अफगानिस्तान में किस तरीके के डिसीजन यहाँ पर सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं और किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर अफगानिस्तान में है, उसको भी यहाँ पर बताया है कि जो सिचुएशन है वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ पे, और जिस तरीके से शरिया कानून वहाँ पर है, तो इस वजह से सिचुएशन आने वाले समय में और क्लियर होगी किस तरीके का स्टांस यहाँ पर सभी सरकारों का रहता है। बट अभी के लिए चाइना और तालिबान के बीच में जो डील हुई है लगभग $540 मिलियन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी स्पेशली इंडियन पर्सपेक्टिव से। चलिए, then we come down to another editorial. As I told you that will be about that's about the spat which has been going on between the Tamil Nadu governor as well as the government. So a spat is the difference. The state stands to lose if the tussle between the Tamil Nadu governor and CM escalates. So यहाँ पे ऑथर का समझ है कि this is not the first time किस तरीके के इशूज हुए कि किसी गवर्नर और जो है स्टेट चीफ मिनिस्टर के बीच में इस तरह के इशूज है। बट यहाँ पे ऑथर ने ये चीज बोली कि इससे कहीं ना कहीं अगर ये चीज और एस्केलेट होती है तो लोगों के लिए इसके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव है। रीजन नहीं, जैसा मैंने आपको पहले भी अपने डिस्कस किया था कि देयर नियरली 20 बिल्स जो यहाँ पर पास किए गए बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तमिलनाडु, बट उसको अभी तक जो ऑनरेबल गवर्नर है उनका यहाँ पर ऐसे नहीं मिला है। तो इस तरीके के इंस्टांसेस होते हैं और इस तरीके से अगर वॉकआउट कर दिया जाता है बाय द गवर्नर और इस तरीके से रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया जाता है बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर, तो अपने आप में एक गलत स्टेप है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का मानना है। प्लस एज आई टोल्ड यू कि ये जो सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, ऐसे में आने वाले समय में जो सिचुएशन है, क्योंकि पहले भी हमने यहाँ पर ऐसी इस तरीके की सिचुएशन देखी है और बीच में भी हमने देखा था कि इस तरीके के स्टेटमेंट यहाँ पर आनंद रवि जी के द्वारा और एम के स्टालिन जी, इवन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उनको भी इस रिलेटेड यहाँ पर एक पत्र लिखा था कि जिस तरीके से आर एन रवि जी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो
दोनों के बीच में जिस तरीके का टसल यहाँ पर चल रहा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तमिलनाडु स्टेट के लिए वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए शायद ऐसा हेल्प करना हो। इसी में से जो ऑदर है उनका ऐसा मानना है कि ये जो इशू दोनों के बीच में हुआ है और स्टेट असेंबली में हमने देखा तो वो और ज़्यादा यहाँ पर एस्केलेट नहीं होना चाहिए। अगर वो और ज़्यादा एस्केलेट होता है तो वो अपने आप में गलत चीज़ होगी, ऐसा होता था यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ स्लोगन्स और बेसिकली जो पूरी कहानी हुई है उस समय उसके बारे में बताया, बट उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बेसिकली हुआ क्या था वहाँ पर उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, किस तरीके से वॉकआउट किया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है जोशी मठ का, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट यू कैन रीड दैट। ओके, Ukraine war has left nations with rising debts said by हर्षवर्धन श्रृंगला जी। सो जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और जो हमारे G20 के कोऑर्डिनेटर भी है और हमें पता होना चाहिए G20 के जो शेरपा है वो हमारे अमिताभ कांत जी है, फॉर्मर नीति आयोग के CEO। सो अभी यहाँ पे बात की गई हर्षवर्धन श्रृंगला जी के बारे में, जो वो जब दिल्ली में यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं तब उन्होंने बताया कि जिस तरीके से G20 प्रेसिडेंशियल हमारे पास आई है और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, मीटिंग्स यहाँ पर कल ही हमने देखा है कि कोलकाता में पहली से रिलेटेड मीटिंग यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पे जिस तरीके की सिचुएशन अभी सब जगह हो रही है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसे में जो प्राइसेस है फ्यूल्स के, फर्टिलाइजर्स के, फूड के, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो इसी वजह से काफ़ी सारे देशों की स्थिति हमने देखी कि वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत है, कुछ देश कंगाली की कगार पर है और काफ़ी सारे देश यहाँ पर जो है IMF से, वर्ल्ड बैंक से यहाँ पर लोन लेने की प्रोसेस में है, तो और कुछ देश यहाँ को लोन मिल भी चुका है। तो सिचुएशन इस तरीके की हो रही है कि एक ना ग्लोबल, क्योंकि वी लिव इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो जहाँ पे ऐसे कुछ इशूज होते हैं जो जो हो रहे हैं यूरोप में है, बट उसकी वजह से इशूज सभी देशों में यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने बताया। और जब उनसे पूछा गया कि रशियन प्रेसिडेंट जो है मिस्टर पुतिन वो क्या भारत आएंगे फॉर द G20 समिट, तो उन्होंने हालांकि उस पर कुछ जवाब नहीं दिया। और इवन SCO का जो प्रेसिडेंसी है, चेयरमैन है, वो भी इस साल हमारे पास ही, इंडिया के पास ही है, तो वहाँ पे भी SCO में भी जो है रशिया मेंबर है, तो उसके बारे में पूछा गया। बट उन्होंने बोला कि पिछले साल भी हमने इससे रिलेटेड जो मीटिंग्स देखी SCO में तो आए थे चाइना में, बट इवन जो पिछले साल में कुछ मीटिंग्स हुई उसमें भी हमने देखा कि रशियन प्रेसिडेंट जो G20 की मीटिंग इटली में हुई थी, इंडोनेशिया में, वहाँ पे भी नहीं आए थे। तो आने वाले समय में हम देखेंगे, बट स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और ये जो वॉर की सिचुएशन है इसको जल्द से जल्द अगर खत्म नहीं किया गया है, इस वॉर को रोका नहीं गया, तो और ज्यादा इसके सीवियर रिपरकशन यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट आया कि जोशीमठ फैमिलीज विल गेट इंटरिम रिलीफ ऑफ 1.5 lakh each, said by Dhami. So this is not the final compensation of the relief which has been going on. This is the interim relief कि 1.5 लाख रुपए हर व्यक्ति को यहाँ पर दिए जाएंगे, ऐसा फैमिली को यहाँ पर दिए जाएगा, ऐसा यहाँ पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये अनाउंस किया है। So now in the world section, यहाँ पे क्या हुआ है? यूके जापान एक डिफेंस पैक्ट अलाउइंग ट्रूप डिप्लॉयमेंट। सो यहाँ पे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर श्री ऋषि सुनाक जी और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जी, उनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ। और इसके पहले ही हमने देखा था 2022 में भी कि इससे रिलेटेड एक और एग्रीमेंट पहले भी साइन हुआ था। तो दोनों देश के बीच में जो है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट यहाँ पर और डिफेंस डिप्लॉयमेंट और बेटर स्मूथन करने के लिए यहाँ पर दोनों देशों ने स्टेप लिया है। दोनों देशों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों देशों के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से यहाँ पर यूएस और अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ा रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है, तो उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर दोनों देशों ने ये स्टेप लिया और ये डिफेंस पैक्ट यहाँ पर साइन किया है बाय बोथ द प्राइम मिनिस्टर। और दोनों लीडर्स ने यहाँ पर ये भी बताया कि आने वाले समय में और यूके के बीच में और जापान के बीच में, दोनों देशों के बीच में डिफेंस टाइज इस पर्टिकुलर डील की वजह से और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे और ज्यादा बेटर यहाँ पर। सो ये आप पढ़ सकते हैं, वैलेरी गेरासिमोव टू हेड रशिया यूक्रेन ऑपरेशन। सो यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है, ये अपॉइंटमेंट यहाँ पर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोइगु ने यहाँ पर उनको अपॉइंट किया। सो यहाँ पर दिस न्यूज बेसिकली अबाउट पेरू। सो पेरू के बारे में हमने कल ही देखा था कि जिस तरीके से यहाँ पे
जो क्लैशेज यहाँ पर हुए जिसमें लगभग 17 लोगों की कल ही हमने डिस्कस किया था उसमें जान चली गई। तो उसी के बाद यहाँ पे जो सरकार है उसके द्वारा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम की जो अभी की प्रेसिडेंट है वो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो इसलिए उनके ऊपर भी यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। और लोगों का ऐसा मानना है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है मिस्टर कास्टेलो, उनको यहाँ पर छोड़ा जाना चाहिए और राइट वे इलेक्शन होने चाहिए। तो उस सबकी वजह से जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ उसमें काफी लोगों की यहाँ पर जान चली। Okay, so here I conclude with today's session. So that's all from my side. Thanks for watching.